प्रीतमपुर नाम का एक गांव था जहां हीरा सिंह नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक रात हीरा सिंह की पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, राकेश के पास ना रजाई नहीं है, वो कंबल ओढ़कर ही सोता है। अगले महीने ठंड बहुत बढ़ जाएगी, बिना रजाई के काम नहीं चल पाएगा। मैं कल एक नई रजाई भरवा लाऊंगा। सोनी के पास रजाई है या उसके लिए भी एक भरवा लाऊं? है तो उसके पास भी नहीं, लेकिन अभी एक ही भरवा लाओ, अगली ठंडों में एक और भरवा लेंगे। हीरा अगले दिन रजाई लेने मुन्ना लाल रजाई वाले की दुकान पर पहुंचा। अगर नई रजाई भरवाओगे तो 1000 रुपए से कम नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी पुरानी रजाई है, वो बस कहने को पुरानी है, दिखने में एकदम नई है, और मैं तुम्हें वो रजाई सिर्फ 200 रुपए में दे दूंगा। इतनी सस्ती और इतनी अच्छी रजाई तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगी। हीरा ने बहुत खुश होकर पुरानी रजाई खरीद ली और उसे लेकर घर पहुंचा। मुन्ना लाल बहुत अच्छा आदमी है, इतनी बढ़िया रजाई उसने मात्र 200 रुपए में दे दी। उस रात हीरा का बेटा राकेश नई रजाई ओढ़कर सोया। आधी रात को राकेश को पेशाब लगी। राकेश ने देखा कि उसके बिस्तर में एक भूतनी लेटी हुई है। राकेश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। राकेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर राकेश के मम्मी पापा और बहन उसके पास पहुँचे। क्या हुआ राकेश? पिताजी, मेरे बिस्तर में एक भूतनी लेटी है। हीरा बिस्तर से रजाई हटाता है। यहाँ तो कोई भूतनी नहीं है, जरूर तुम अंधेरे में बुरे ख्याल सोचने के कारण डर गए होगे। पापा, कल ये राहुल की मोबाइल पर डरावनी फिल्म देख रहा था, इसे अंधेरे में उसी का ख्याल आ गया होगा, डरपोक। राकेश को भी लगा कि शायद उसे भ्रम पैदा हो गया है। वो रजाई ओढ़कर दोबारा सो गया। अगली रात राकेश ने सोते समय लैंप बंद नहीं किया और बिस्तर के बिल्कुल बीचों बीच में सोया। उस रात जब वो पेशाब करने के लिए उठा तो उसने अपने सिर के बराबर में भूतनी के पैर देखे। पिताजी, पिताजी! राकेश डरकर अपने कमरे से बाहर भाग गया। क्या हुआ राकेश? क्या आज फिर कोई गड़बड़ है? हाँ पिताजी, आज रजाई में फिर वही भूतनी लेटी है, मैंने उसके पैर देखे। हीरा का परिवार कमरे में गया। चारों ने देखा कि रजाई के अंदर कोई घुसा हुआ है। पिताजी, रजाई के अंदर तो सचमुच कोई लेटा हुआ है। डरो मत, चूल्हे से जरा थोड़ी आग लेकर आओ। सोनी जैसे ही चूल्हे से जलती हुई आग की लकड़ी लेकर आई, भूतनी गायब हो गई। राकेश ने डरते हुए रजाई हटाई। रजाई के अंदर उसे एक मंगलसूत्र पड़ा मिला। रजाई में ये मंगलसूत्र कहाँ से आ गया? इस रजाई में जरूर कोई गड़बड़ है। राकेश बेटा, अब इस रजाई को मत ओढ़ना, फिलहाल पुराना कंबल ही इस्तेमाल करो। अब सुनिए जी, कल आप मुन्ना लाल के पास जाना और इस रजाई के बारे में पूछना। ये रजाई उसे कहाँ से मिली, किसने दी, पता करके आना। अगले दिन सुबह को हीरा मुन्ना लाल रजाई वाले के पास पहुँचा। मुन्ना लाल, तुमने जो मुझे पुरानी रजाई दी थी, उससे हमारे घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में कोई आत्मा उस रजाई में आ जाती है। कौन सी रजाई? मैंने तुम्हें कोई रजाई नहीं दी थी, तुम तो मेरी दुकान पर आए ही नहीं थे। ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने मुझे 200 रुपए में एक रजाई बेची थी। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें रजाई बेची थी? दुकानदारी के समय टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, मैंने तुम्हें कोई रजाई नहीं दी थी। हीरा को मुन्ना लाल का व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मुन्ना लाल इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल सकता था? हीरा ने सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। मुन्ना लाल जरूर कुछ छुपा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा। अगर वो नहीं बताएगा तो भी हम रजाई का राज पता लगा कर रहेंगे। आज मैं वो रजाई ओढ़कर सोऊंगी। अगर भूतनी की जगह भूत होता तो मैं तुम्हें रजाई नहीं ओढ़ने देता। उस रात हीरा की पत्नी रजाई ओढ़कर सोई। आधी रात को उसे अपने पेट पर भार महसूस हुआ। जब उसने लैंप जलाया तो देखा कि भूतनी उसके पेट पर बैठी हुई है। हीरा की पत्नी चीखना चाहती थी, लेकिन भूतनी उसका गला दबाने लगी। हीरा की पत्नी जब झटपटाई तो उसका हाथ लैंप से जा टकराया, जिसकी आवाज से हीरा की नींद खुल गई। हीरा ने देखा कि भूतनी उसकी पत्नी का गला दबा रही है।
हीरा तुरंत दौड़कर रसोई में आग लेने गया। जब वो एक जलती हुई लकड़ी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके परिवार ने भूतनी को पकड़ लिया है। हीरा की पत्नी ने भूतनी के बाल पकड़ रखे थे और राकेश और सोनी ने भूतनी के हाथ पैर जकड़ रखे थे। बता तू कौन है, वरना तुझ में आग लगा दूंगा। मेरा नाम कमला है। कुछ याद आया? मुन्ना लाल की बेटी। हाँ याद है, लेकिन तुम तो 5 साल पहले टीवी की बीमारी से मर चुकी हो। नहीं, मेरे पिता मुन्ना लाल ने मुझे गला दबाकर मारा था क्योंकि मैंने चुपचाप उनकी मर्जी के खिलाफ बीरपुर गांव के एक लड़के से शादी कर ली थी। एक रात जब मैं इसी रजाई में सो रही थी तो मेरे पिता ने मेरा गला घोट दिया और गांव में फैला दिया कि मैं टीबी से मर गई, जबकि मेरी टीबी की बीमारी कई साल पहले ठीक हो चुकी थी। जब तक मेरे पिता को सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा इसी रजाई में कैद रहेगी और इसे कोई नहीं ओढ़ पाएगा। हीरा सारी बात जाकर गांव के लोगों को बताता है। गांव के लोगों ने दबाव डालकर मुन्ना लाल से सारा सच उगलवा लिया। मुन्ना लाल को फांसी की सजा दी गई। तब कमला की आत्मा रजाई छोड़कर चली गई। सहारनपुर नाम का एक गांव था जहां लोग मंदिरों में मिठाई की जगह सब्जियां चढ़ाया करते थे। गांव में शालू नई आई थी। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। शालू अपने मायके में हर शुक्रवार को बेसन के लड्डू की मिठाई बनाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाया करती थी। ससुराल आकर भी उसका यह नियम जारी रहा। वह मंदिर में मिठाई लेकर पहुंच गई, लेकिन पुजारी ने उसे रोक दिया। जैसे सब लोग सब्जी लेकर आ रहे हैं, वैसे तुम भी सब्जी लेकर आओ। यहाँ किसी मंदिर में मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ता। शालू को गांव वालों का यह पागलपन समझ नहीं आया। उसने अपने पति मोनू से मंदिरों में मिठाई ना चढ़ने का कारण पूछा। हमारे गांव में ये परंपरा सैकड़ों बरसों से है। यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों का भेष धारण करके लोगों को प्रसाद या किसी और तरह अपनी मिठाई खिला देती है। चुड़ैल की मिठाई खाकर इंसान अपना होश खो बैठता है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। उसका पागलपन तभी शांत होता है जब चुड़ैल उसकी बलि चढ़ा देती है। इसलिए धोखे से कभी भी गांव में मिठाई लेकर मत जाना, वरना लोग तुम्हें चुड़ैल समझ बैठेंगे। और कोई अगर मिठाई दे तो उसे खाना भी मत, क्योंकि चुड़ैल किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है। शालू का पति तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शालू ने साइंस से 12वीं क्लास पास की थी। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी। अगर गांव के मंदिरों में मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकता तो मैं आंगन में एक मंदिर बनाऊंगी और उसमें प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। शालू ने अपने आंगन में एक छोटा सा मंदिर बना लिया और हर शुक्रवार को मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाने लगी। एक रात गजक बेचने वाली के रूप में चुड़ैल शालू के घर आई। लगता है आप गांव में नई आई हैं। हाँ, अभी 2 महीने पहले ही मेरा विवाह हुआ था। बहुत अच्छी बात है बेटी, सदा सुहागन रहो। क्या तुम हर शुक्रवार को मिठाई चढ़ाती हो? हाँ, गांव वाले चुड़ैल से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। धीरे धीरे गांव में भी खबर फैल चुकी थी कि मोनू की नई बहू अपने घर पर मिठाई का प्रसाद चढ़ाती है। गांव वालों का भी डर कम होने लगा। फिर एक दिन चुड़ैल ने शालू का रूप धारण किया और शालू के पड़ोस वाले घर में अपनी मिठाई लेकर गई। कल्पना, मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, लो इसे खा लो। मम्मी ने मिठाई खाने को मना किया है। मम्मी अनपढ़ है, तुम तो पढ़ी लिखी हो। मिठाई खाने में भला कैसा डर? देसी घी की बनी हुई है, देखो इनसे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट मिठाई देखकर कल्पना से रुका नहीं गया और उसने चुड़ैल की मिठाई खा ली। कुछ देर बाद जब कल्पना की माँ घर लौटी तो उसने देखा कि कल्पना ने एक कुत्ते को मार डाला है।
मुझ पर हंस रहा था, मुझ पर। चढ़ा दी ना मैंने तेरी बलि, अब मैं तेरा खून पीऊंगी। कल्पना, क्या बकवास कर रही है? क्या तू पागल हो गई है? हाँ बुढ़िया, मैं पागल हो गई हूँ। और अगर तूने मुझे कुछ भी करने से रोका तो जैसे मैंने कुत्ते का गला घोटा वैसे ही तेरा भी घोट दूंगी। कल्पना की माँ ने जमीन पर बेसन के लड्डू के तिनके पड़े हुए देखे। वह समझ गई कि कल्पना ने चुड़ैल की मिठाई खा ली है। वह तुरंत घर से भाग गई। बेसन के लड्डू तो शालू अपने मंदिर में चढ़ाती है। जरूर चुड़ैल ने शालू का रूप धारण करके मेरी बेटी को मिठाई खिलाई होगी। कल्पना की माँ शालू के घर पहुंचकर उससे लड़ने लगी। शालू, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चुड़ैल के शिकंजे में फंस गई। मेरी एक ही बेटी है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चुड़ैल कुछ ही दिनों में उसकी बलि चढ़ा देगी। अब बताओ कि मैं क्या करूं? चिंता ना करें मौसी, मैं आपकी बेटी को चुड़ैल के शिकंजे से बाहर निकालूंगी। शालू जानती थी कि चुड़ैल कभी न कभी कल्पना को लेने जरूर आएगी। शालू कल्पना के पास गई। कल्पना ने शालू पर हंसिए से हमला किया, लेकिन शालू ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह कल्पना को एक खंबे से बांध दिया। शालू ने आंगन में एक गहरा खड्डा खोद दिया और उसके ऊपर घास फूस डाल दिया, जिससे पता न लगे कि आंगन में गड्ढा है। अमावस्या की रात चुड़ैल कल्पना को लेने आई। आज बहुत दिनों बाद एक जवान लड़की की बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही कल्पना की तरफ बढ़ी, वह गहरे गड्ढे में जा गिरी। शालू ने गड्ढे में फेविकॉल भर रखा था। गड्ढे में गिरते ही चुड़ैल फेविकॉल में चिपक गई। वह हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रही थी। शालू ने हनुमान पर चढ़ाया गया प्रसाद जबरदस्ती चुड़ैल के मुंह में डाल दिया। हनुमान का प्रसाद चुड़ैल के मुंह में जाते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही कल्पना का पागलपन बंद हो गया और वह पहले की तरह नॉर्मल हो गई। गांव के लोगों ने चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के लिए शालू को धन्यवाद दिया।